हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो रिसेंटली यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील फाइनली जाके साइन हुई है 2-3 महीनों की मेहनत के बाद, उसके बारे में आज हम पूरी जानेंगे। 14 पॉइंट की पीस डील साइन हुई है जिसमें कई सारे इश्यूज को डिस्कस करके सॉल्व किया गया है, जिसमें से यूएस ने बहुत सारे एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं अपनी साइड से कंपेयर टू ईरान, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि मेरे रिसेंटली थोड़े वीडियोस लाने में मतलब डिलेज हो रहा है। मतलब लास्ट 15 डेज में बस 2-3 ही वीडियो आए, वो बिकॉज मेरा लाइफ बहुत ही कह सकते हो बिजी हो गया। मतलब जिम, स्कूल, ट्यूशन, फिर ये वीडियो बनाना तो बहुत बिजी हो गया, तो उसकी वजह स्टडीज मेरी तो बहुत सारी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अभी कुछ और दिन थोड़ा सा मतलब आई थिंक अराउंड 10-15 दिन और थोड़ा सा ऐसा चलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वीडियोस कंसिस्टेंटली 3-4 दिन 2-3 दिन में आने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को ऑफिशियली कंफर्म किया था G7 की एक मीट पे एवेन-लेस-बेन्स इन फ्रांस, जो फ्रांस में एक जगह है। ये 14 पॉइंट की एग्रीमेंट को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से जाना जा रहा है, और इसको परफॉर्मेंस बेस्ड टर्म किया गया है व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। यानी वो कहना चाहते हैं कि अगर ईरान जितने भी जो टर्म्स एग्री किए गए, अगर उसके साथ कंप्लाई करता है तभी इस डील को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ये डील को लगभग 4 महीने बाद साइन किया गया है, सिंस इजराइल और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था मार्च में। पॉइंट 1 है एन एंड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑन ऑल फ्रंट्स। तो जो पहला पैरा है उस पूरे मेमोरेंडम का, उसका जो पॉइंट 1 है वो ये कहता है कि यूएस और ईरान सारे फ्रंट्स, ऑल फ्रंट्स पे वॉर को रोक देंगे। यहाँ पे यूएस की साइड से ऑल्दो उन लोगों ने लेबनान को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन तेहरान ने रिपीटेडली जो पब्लिक के सामने, न्यूज मीडिया के सामने कहा है कि लेबनान इसमें इंक्लूडेड है। ऑल्दो इसके साइंस दिख नहीं रहे, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान पे बॉम्बिंग किए जा रहा है, लगातार रोज, ऑलमोस्ट रोज खबरें आ रही है। इसके साथ साथ ये भी क्या कहा गया है कि अगर कोई भी एक्शन, मिलिट्री एक्शन लिया गया डील के अगेंस्ट, तो नेसेसरी एक्शंस उस कंट्री के अगेंस्ट लिए जाएंगे। पॉइंट 2 है रेस्पेक्ट फॉर इंटरनल अफेयर्स। इस डील में यूएस और ईरान ने एक दूसरे से एग्री किया कि दोनों एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में घुसपैठ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए जैसे ईरान में अगर कोई प्रोटेस्ट होता है, तो यूएस एटलीस्ट अपनी तरफ से उसमें कोई ऑफिशियली एटलीस्ट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। बैक चैनल्स के थ्रू तो ऑफकोर्स इंटरफेरेंस हो ही सकता है, लेकिन ऑफिशियली वो लोग फ्रंट से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इसके साथ साथ दोनों ने ये भी एक दूसरे को कंफर्म किया कि वो एक दूसरे की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, और एक दूसरे के लैंड पे कोई कभी भी अपनी कोई फोर्सेस को नहीं उतारेंगे, एटलीस्ट ऑफिशियली। इस साल के शुरुआत में ट्रंप ने एंटी ईरानियन प्रोटेस्टर्स को यह कहा था कि हेल्प इज ऑन द वे। जब इस साल की शुरुआत में ईरान में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो ट्रंप ने ये कहा था अपने ऑफिशियल ट्रूथ सोशल अकाउंट पे और मीडिया के सामने कि हेल्प इज ऑन द वे। थर्ड पॉइंट है एन एक्सटेंडेबल 60-day टाइमलाइन। इसके तहत जिस दिन, मतलब आज से 3 दिन पहले उन लोगों ने इस मेमोरेंडम को साइन किया था, तो तभी से ये 60-day टाइमलाइन शुरू हो गई थी। इस 60-day टाइमलाइन में यूएस और ईरान की गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि वो लोग एक फाइनल एग्रीमेंट में पहुंचेंगे। मतलब ये जो एग्रीमेंट है वो पूरी तरीके से फाइनल नहीं है, मोस्ट ऑफ द चीजें फाइनल है। वो लोग इस 60-day टाइमलाइन के अंदर एक फाइनल एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे। ऑल्दो इस टाइमलाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है म्यूचुअल कंसेंट के बाद ही। इस 60 डेज टाइमलाइन में वो लोग एक फाइनल एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे। और ट्रंप ने ये भी कहा है कि ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन ने भी इसको साइन किया था G7 की साइडलाइंस पे, वर्साइल्स का जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स फ्रांस में। इसके अलावा बोथ ट्रंप और ईरान ने ये एक इंडिकेशन दिया था कि जेनेवा में एक्चुअली साइनिंग कन्वेंशन होने वाला है, ऑल्दो वो अब हाईली अनलाइकली लगता है, क्योंकि ट्रंप अभी इस वक्त फ्रांस में है, वहां पे G7 की मीटिंग चल रही है, मोदी जी भी गए हैं वहां पे। जैसे ही ये MOU साइन होता है, यूएसए ने प्रॉमिस किया कि वो अपना नेवल ब्लॉकेड हटा देंगे, और कोई भी अगर डिस्टर्बेंस हुई हो, इंपेडिमेंट्स हुई हो अगर ईरान के सॉइल पे, तो उसको भी वो लोग रिकवर करने का कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि इसके साथ कंफर्म किया है कि ये जो ब्लॉकेड है वो 30 दिन के अंदर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, और यूएस अपने सारे फोर्सेस को 30 दिनों के अंदर अपने जो पहले के पोजीशंस थे, मतलब मिलिट्री एसेट्स जितने भी थे पहले के, मतलब ईस्ट एशिया से जितने भी मिलिट्री एसेट्स आए थे उनको वापस भेज दिया जाएगा। और February 28 को जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उससे पहले यूएस की जो पोजीशन थी वो वहां पे वापस रिट्रीट कर जाएंगे। प्लस उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि ईरान की प्रॉक्सिमिटी से वो लोग अपने सारे फोर्सेस को हटा देंगे। वो अलग बात है कि यूएस की ईरान की प्रॉक्सिमिटी में क्या आता है, मेनली मिडिल ईस्ट के जो यूएस बेसेस है वो आते हैं। तो यूएस ने तो अपने ज्यादातर हमले मेडिटेरेनियन सी और डिएगो गार्सिया से किए। डिएगो गार्सिया अगर आपको नहीं पता, तो वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री आइलैंड माना जाता है, एटलीस्ट यूएसए के लिए। वो इंडियन ओशन के ऑलमोस्ट बीच में है, ईरान से दूर है,
मतलब अराउंड 2000 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है उसकी, वहां से ज्यादातर जो हमले जो यूएस ने ईरान पे किए वो वहां से ही किए। तो सोचिए, क्योंकि उनके ज्यादातर जो बेसिस थे मिडिल ईस्ट में, उन पे ईरान ने बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया था और यूएस ने रिटर्न अटैक्स ऑफ कोर्स किए थे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो डिएगो गार्सिया से अगर वो लोग ईरान पे हमला कर सकते, तो अगर प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईरान है, ईरान के अगर बगल से ही वो लोग अगर हमला करें, तो ईरान के पास तो टाइम ही नहीं रहेगा रिटेलिएट करने का। क्योंकि जैसे इंडिया के पास अगर मान लीजिए अगर कश्मीर से अभी कोई हमला करता है, तो हम अगर मान लीजिए कश्मीर से अगर न्यू दिल्ली पे हमला करते हैं, तो हमारी जो कैपेबिलिटी है उसके तहत हम लोग के पास रिटेलिएट करने का समय। लेकिन अगर हम वही सेम कश्मीर से अगर इस्लामाबाद पे हमला करते हैं, पाकिस्तान को वो समय नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो उनकी फोर्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल कमजोर है, सेकंड की इस्लामाबाद बहुत ही प्रॉक्सिमिटी में है इंडिया के बॉर्डर के, मतलब 80 किलोमीटर दूर है बस, और बस एक फाइटर जेट की जरूरत है वहां पे बॉम्बिंग करने के लिए। रिटेलिएशन की कैपेबिलिटी को सेकंड स्ट्राइक भी बोला जाता है न्यूक्लियर वॉरफेयर के अगर टर्म्स में बोले। बेसिकली मैं इसके साथ आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बेसिकली अगर मान लीजिए कोई देश किसी दूसरे देश पे, टोटल दुनिया में पहले ही बता देता हूँ 9 ही देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर कोई देश दूसरे देश पे न्यूक्लियर वेपन से हमला करता है, मान लीजिए जैसे यूएसए अगर ईरान पे यूएसए अगर नॉर्थ कोरिया पे अगर हमला करता है, अगर नॉर्थ कोरिया यूएसए पे हमला करता है, तो यूएसए के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। मतलब अगर उनके शहरों पे, उनके मिलिट्री बेसिस पे अगर ड्रॉप किया गया न्यूक्लियर वेपन्स, तो उनका कमांड स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो उसी कमांड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके नॉर्थ कोरिया पे रिटेलिएट कर सकते, सेकंड स्ट्राइक कर सकते। आपने रिसेंटली न्यूज पे देखा ही होगा कि चाइना कैसे अपने मिलिट्री बेसिस के बगल में ही अपने न्यूक्लियर बंकर्स को बना रहा है और न्यूक्लियर साइलोस को बना रहा है। अगर आपको नहीं पता न्यूक्लियर साइलोस क्या होता है, न्यूक्लियर साइलोस बेसिकली जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स, जो रॉकेट्स जो लॉन्च होते हैं, आईसीबीएम्स जो होते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको रखा जाता है। जैसे चाइना अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है। इसके अलावा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में, वो होती है सबमरीन, खासकर एसएसबीएन यानी सबमरीन शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ये बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी पे भी चलती है, प्लस ये न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी भी रखती है। इंडिया के पास 2 है, चाइना के पास 20 है, यूएसए के साढ़े 70 न्यूक्लियर एसएसबीएन ही, मतलब सबमरीन ही सबके सब न्यूक्लियर एसएसबीएन है। न्यूक्लियर एसएसबीएन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं, तो और सबमरीन को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, कभी कभी तो इम्पॉसिबल भी होता है अगर उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी रही तो अगर मान लीजिए कोई देश का मेन कमांड स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, तो वो सबमरीन के पास जो है, उसके जो कमांडर है, उसके पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रहती है कि आप सेकंड स्ट्राइक कर सकते हैं आपकी जहां पे भी मर्जी हो। ये डिपेंड करता है ऑफकोर्स कि कौन सी कंट्री में कैसा कमांड स्ट्रक्चर है, लेकिन उनके पास यूजुअली फ्री अथॉरिटी उनको ग्रांट कर दी जाती है। इस डील पर वापस आए तो .5 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड था। इस पॉइंट में कहा गया है कि ईरान विल मेक एवरी एफर्ट टू एंश्योर दैट सेफ पासेज ऑफ शिप्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये ऑफिशियली कहा गया है। इसके अलावा यूएस ने ये भी कहा है कि मिडिल ईस्ट के जो स्टेट्स है, स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज है, वो लोग कभी भी एक टॉलिंग सिस्टम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो कि ईरान और यूएसए इनिशियली डिस्कस कर रहे थे बिफोर ये पीस डील को साइन किया गया। आपको तो पता ही होगा कि यूएस और ईरान का वॉर जब से शुरू हुआ है, तब से तेल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सबके प्राइसेस बहुत बढ़ गए, और बहुत सारी तो रिपोर्ट्स भी आई थी कि यूएस ने इंडिया को वेवर दिया है। वेवर मतलब बेसिकली खुली छूट दी है कि आप रशिया से तेल खरीद सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमको अब यूएस से परमिशन लेनी पड़ रही है, भीख लेनी पड़ रही है कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे। उल्टा यहाँ पे एस जयशंकर आके कह रहे हैं कि यूएसए ने तो हमको स्पेशली कहा था कि तुम रशिया से ही तेल खरीदो, ताकि वॉर के वक्त कोई प्राइसेस में इतना कुछ प्रॉब्लम ना आए। ऑल्दो आया था, तो अब हम यहाँ पे किसका बात माने वो हमको नहीं पता। इसके अलावा अब हम अगर वापस आए पीस डील पे, तो कहा गया है, ये कंफर्म किया गया है कि जो ट्रैफिक है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटका हुआ है, कितने सारे शिप्स अटके हुए, आपको पता ही होगा रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक बॉम्ब को डिस्पोज किया था एक इंडियन कार्गो शिप से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू निकल रहा था। उसके अलावा अगर हम वापस आए पीस डील पे, तो बेसिकली ट्रैफिक इमीडिएटली मूव करना स्टार्ट करेगा, और इसके साथ साथ ये भी कंफर्म किया गया कि ईरान गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज के साथ एक ब्रॉडर पीस डील के लिए जो सबके सब एग्री करे, उसको लेके फ्यूचर पे काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मनी फॉर ईरानियन रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली यूएस ने और ईरान ने एग्री किया है कि ईरान को $300 बिलियन यानी 224 बिलियन पाउंड्स पे किए जाएंगे उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, प्लस एमिराती और अथॉरिटीज यानी यूएई की अथॉरिटीज, वो लोग यहाँ पे एक पावर प्लांट भी बनाएंगे विद अमेरिकन ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पे यूएसए ने कहा है कि यूएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे इवन अ सेंट ऑफ मनी टू द ईरानियंस, जो कि एक, और इसके साथ साथ ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी अपने 2000 पुराने न्यूक्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स पे स्टैंड कर रही है, जो कि एक
कंप्लीट रिवर्स से इनवर्स से 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और ईरानियंस के बीच में जो डील हुआ था। पॉइंट 7 है सैंक्शंस टू एन एंड, मतलब यूएस ने ऑफिशियली कहा है कि वो लोग मतलब एटलीस्ट इस एमओयू के तहत कि वो लोग ईरान पे अभी जितने भी सैंक्शंस लगा के रखे हैं, जो यूएन में जाके लगाए प्लस उन्होंने खुद से जो लगाए, वो सारे सैंक्शंस को वो लोग रिमूव कर रहे हैं। ईरान को वापस वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेट किया जाएगा। जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुई थी, जो बेसिकली ये यूएस ईरान वॉर में जो यूएस के साइड से जो उन लोगों ने ऑपरेशन को नाम दिया था, तो उस वक्त यूएस ने भर भर के सैंक्शन लगा दिए थे इन पे, ताकि उनको पूरा ग्लोबल इकोनॉमी से कट कर दिया था ईरान को। बेसिकली सैंक्शन अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली ट्रेड रेस्ट्रिक्शन होते हैं सैंक्शन। यूएसए ने रशिया पे बहुत सारे लगाए हैं, नॉर्थ कोरिया पे बहुत सारे लगाए हैं, ईरान पे बहुत सारे, बेसिकली अपने सारे एनिमी कंट्रीज पे यूएस सैंक्शन लगा के रखता है। पावरफुल देश होते हैं, उन सबके पास पावर होती है सैंक्शन लगाने की। अगर हम चाहे तो हम पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों पे सैंक्शन लगा सकते हैं। अगर चाइना चाहे तो वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, वो यूएस के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। पॉइंट 8 है नो न्यूक्लियर वेपन्स। बेसिकली आपको पता ही होगा कि इस पूरे जो ये ईरान का जितना भी हुआ वो बेसिकली एक चीज पे है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने, 10th कंट्री इन द वर्ल्ड बनना है टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान ही सबसे ज्यादा क्लोज है। इससे पहले मैं आपको थोड़ी न्यूक्लियर हिस्ट्री अगर बता दूं कुछ देशों की, तो इससे पहले साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, इनके पास भी न्यूक्स हुआ करते थे, लेकिन यूक्रेन ने अपने न्यूक्स को रशिया को गिव अप कर दिया और साउथ अफ्रीका ने भी अपने न्यूक्स को गिव अप कर दिए थे। इन दोनों के पास हजार से ज्यादा न्यूक्स थे। स्वीडन, अगर आपको नहीं पता, एक देश है स्वीडन, वो लोग भी न्यूक्स डेवलप करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी उस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली तो हॉल्ट पे रखा हुआ है। बैकग्राउंड में ऑफकोर्स कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है। ईरान न्यूक्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, जिसको लेके पूरा ये कांड हुआ पूरा पिछले 3-4 महीनों में, एक्चुअली लास्ट ईयर से। और इसके साथ साथ दोनों साइड्स ने एग्री किया कि ईरान के पास जो ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम है उसके साथ वो लोग डील करेंगे। ये यूरेनियम इन्होंने बोला है कि अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर के कंट्रोल में चला जाएगा। और ट्रंप ने इसके साथ ये भी कहा है कि ये जो न्यूक्लियर डील हुई है वो उसका उनका 99% ऑब्जेक्टिव था व्हेन ही लॉन्च्ड ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो यहाँ पे दो चीज नोट करने के लिए है। पहला है कि इस मटेरियल, इस यूरेनियम के साथ एग्जैक्टली क्या होगा वो हमको नहीं पता। अभी तक बोला गया है कि ये दोनों यूएस और ईरान एक दूसरे में बात करेंगे इस यूरेनियम का क्या करना है, और ज्यादा से ज्यादा इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हमको नहीं पता कि इस यूरेनियम के साथ एग्जैक्टली क्या होगा। और दूसरा है कि ये लोग जो है, ये यूएस वाले जो है, ये जो सैंक्शन रिलीफ दे रहे हैं, ये जो पैसे दे रहे हैं, मतलब जो इनको पे किया जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि ईरान अपने पॉइंट 8 जो है ये यूरेनियम वाले से, वो कितना उसको एग्री करता है, कितना फॉलो करता है। पॉइंट 9 और 10 है बेसिकली अ स्टेटस को, मतलब जिस तरीके से अभी चीजें चल रही है वैसी ही चलेगी। बेसिकली ये ईरान के यूरेनियम को लेके ही है कि अभी जिस तरीके से इसके साथ डील किया जा रहा है नॉर्मली ईरान के कंट्रोल में, वो वैसे ही रखा जाएगा। इसके अलावा इस पॉइंट में ये भी है कि यूएस सारे वेवर, सारे सैंक्शंस जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास करने वाले जितने भी टैंकर्स हैं उनसे उठा देगा, नए वेवर्स इशू करेगा पेट्रोलियम के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, और दूसरे ही रिलेटेड चीजें जैसे बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड उन पे नए वेवर्स यूएसए इशू करेगा। पॉइंट 11 है फ्रोजन फंड्स। बेसिकली इसके तहत ईरान ने यूएस को बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे जितने भी फ्रोजन एसेट्स है आपके देश में और बाहर इंटरनेशनली, उसको प्लीज अनफ्रीज किया जाए ताकि इससे हमको एक और इकोनॉमिक लाइफलाइन मिले। तो यूएस ने इसमें एग्री किया है कुछ पॉइंट्स पे कि आपके कुछ एसेट्स को खोल दिया जाएगा, अनफ्रीज कर दिया जाएगा, बाकियों पे आप पे देखा जाएगा कि आप हमारे बाकी टर्म से एग्री कर रहे हो कि नहीं, उसके बेसिस पे आपके एसेट्स को हम लोग अनफ्रीज करेंगे। पॉइंट्स 12 to 14 फाइनल रेगुलेशंस और मॉनिटरिंग को रिलेटेड है। बेसिकली दोनों यूएस और ईरान एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टाइप ऑफ कमिटी बनाएंगे जो इस पूरे मेमोरेंडम को कैसे सही से चल रहा है कि नहीं इसको मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा वो लोग ये 60 डेज में वो लोग अपना फाइनल पीस डील को भी फॉर्म करके 60 डे के टर्म के एंड में वो उसको अनाउंस कर देंगे। प्लस फाइनल में जब ये अनाउंस होगा तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को भी इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं और जल्द ही लौटूंगा ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा। हेलो फ्रेंड, ये देखो मैं